दिखाते हैं 4 तस्वीरें और 4 बड़ी खबरें जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर है केजरीवाल का हल्ला बोल। आज केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ये जमावड़ा देखा गया जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां अलमास ने हाथ यानी कि कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे पूर्वांचलों में दिग्गजों का दंगल। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां आज गाजीपुर पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चुनावी डेरा अन्य राज्यों में। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता दूसरे राज्यों में पहुंचकर चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। भूपेश बघेल जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं लगातार दूसरे प्रदेशों का दौरा करेंगे। इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी कार्यालय तक मार्च निकाला। दोपहर 12 बजे केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचे जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। अकाउंट फ्रीज कर दो, नेताओं को जेल में डाल दो और पार्टी दफ्तर खाली हो जाएगा। पीएम ने ऑपरेशन झाड़ू लॉन्च किया है और हमारे नेताओं को जेल के अंदर डाला जा रहा है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने हमें खत्म करने के 3 प्लान बनाए हैं। पहला कि चुनाव के बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और तीसरा ये कि पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए और इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। और क्या कुछ कहा सीएम केजरीवाल ने, सुनवाते हैं आपको। 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे। कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने 3 प्लान बनाए हैं। अब इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, आज अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, कई नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए। इस दौरान केजरीवाल ने संबोधन भी दिया अपना। क्या कुछ इस पूरे प्रदर्शन की आज बड़ी बातें रही, विस्तार से बताइए। ऋतु, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने जैसे पहले से प्लानिंग थी कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। सीएम केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे और इस केजरीवाल के नेतृत्व में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहाँ कूच करेंगे। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी। दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया था। इलाके में हर जगह बैरिकेडिंग की गई थी। लगभग 3 किलोमीटर दूर से ही ये पहले से तय था कि केजरीवाल और उनके समर्थकों को बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन जब केजरीवाल अपने दफ्तर पहुंचे और दफ्तर में उन्होंने संबोधन दिया तो उस वक्त वो साफ साफ बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। ऋतु, उन्होंने कहा
कि बीजेपी एक एक कर तमाम नेता जो हमारे पार्टी के ऑपरेशन झाड़ू के तहत तमाम नेता को जेल में डालने की कोशिश में है, इसलिए हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी आज देने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए, राकेश, एक क्योंकि आज सीएम हमने के लिए देखा कि जिस तरह से कहा गया था, बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था, प्लानिंग जिस तरह से आम आदमी पार्टी की थी, एकत्रित हुए कार्यकर्ता, हालांकि पुलिस की भी पूरी तैयारी थी। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश के बलिया, जहां पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ के सुपुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के माध्यम से अगर लोकतंत्र गौरवान्वित होता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, जोरदार तालियां बजाएं अपने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के लिए। और वर्तमान के दौर में मैं चंद्रशेखर जी को इसलिए याद कर रहा हूं, उनकी भी लंबी लड़ाई रही है और लड़ने का स्थान भी वही है, जगह भी वही है और इस पूरे देश का लोकतंत्र भी वही है। 20-25 परिवार जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक तरह से अपनी ठेकेदारी बता दी कि जब भी कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, उसी परिवार में से बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार तालियां बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने ये मिथक तोड़ा। एक गरीब आदमी गरीब परिवार से निकला हुआ, आप बताइए चाय बेचना कोई गुनाह होता है क्या? चाय बेच करके कोई अपनी जिंदगी चलाता हो और जिंदगी के उस दौर से निकल करके आज हमारे सबके सामने उनके 2 चुनाव और दोनों ही चुनाव आदर्श रूप में है। मुझे इस बात का और आनंद आता है, हम अपन भगवान राम को जोड़े, भगवान कृष्ण को जोड़े, जिन्होंने अपने जीवन में कदम कदम पे संघर्ष करके इस मानव योनि को धन्य किया है। अगर उनके जीवन में देखो कि अगर रावण जैसे बड़े महाशक्तिशाली से भगवान राम लड़ने गए तो माता सरयू का आशीर्वाद उनके साथ था, लेकिन उनने कोई अयोध्या से सेना नहीं बुलाई थी। उन्होंने अपने इसी प्रकार के समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर के उस घमंडिया रावण को, जिसके घमंड से ऐसा कहते हैं कि जो घमंडी होता वो किस मुंह से बोलता मालूम नहीं, तो एक कल्पना ये भी कर सकते हैं कि 10-10 मुंह से बोलने वाले ये घमंडियों की बात का, जवान का भरोसा नहीं रहता है। ये कभी क्या बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, ये कुछ भी बोलेंगे और लोग, दुनिया इनको मान लेगी, लेकिन कर्म कैसे करते हैं? कर्म उस समय भी उनने वही किए। इतनी बड़ी समृद्धि लेकर के पैदा होने वाला व्यक्ति, जिसकी पूरी लंका सोने की थी, जिसके जीवन काल में कोई कमी नहीं थी, कमी तो वही थी जो नियत की कमी है, नीति की कमी है। और उस काल में भी ये नकली लोग जैसे आज भी घूम रहे हैं, वो नकली साधु बन के आया था माता सीता का अपहरण करने के लिए। आप याद रखना मेरी बात को, ये आज भी नकली घूम रहे हैं, इनको भूलना मत। उस काल और इस काल में कोई अंतर नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं होती असली रूप में आकर के वोट मांगने की। वो उस समय भी गलती कर दी समाज के माध्यम से। माता सीता ने कि लक्ष्मण रेखा खींची थी, भाई लक्ष्मण ने, कि माता से कहा था माता इस रेखा के बाहर मत आना, लेकिन समाज भोला होता है। ऐसी सीता माता भी भोली थी, वो झांसे में आ गई। अरे सामने भिखारी नहीं है, साधु है, लेकिन नकली साधु था। उसने अपना कर्म दिखाया। ये तो माता भिक्षा देने गई और उनने अपना कर्म करते हुए अपहरण करके लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज साथ देता है। उस घमंडी रावण को भगवान राम ने लंका पार करके पूरी लंका भी जलाई और रावण का घमंड भी तोड़ा। ये होती है जनता की जीत, ये होती है लोकतंत्र की जीत। मेरे साथ बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। ये सरयू में बहती हुई रिकॉर्ड की वो ये लहरें एहसास कराती है कि भगवान राम इसी देश में थे। लेकिन जो चुनाव हो रहा है, हम किससे चुनाव लड़ रहे हैं मैं याद दिलाना चाहूंगा। आप बताइए भगवान राम कहां पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए थे भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आपको मालूम, सबको मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वालों को मालूम नहीं कि राम कहां पैदा कहां हुए थे। इसलिए कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे थे, कहां राम पैदा हुए। हमने किसने देखा? और तो और कांग्रेस की सरकार में
वो राम सेतु तोड़ने का निर्णय कर लिया। तो यूपी के बलिया से आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और बलिया से पहले मुख्यमंत्री गाजीपुर पहुंचे, इसकी भी बात कर लेते हैं। पूर्वांचल में छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज मतदाताओं में जोश भरने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गाजीपुर और बलिया में जनसभा करने पहुंचे। देर शाम दिल्ली में उनकी सभा होगी। पूर्वांचल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा कितनी खास रही, इस रिपोर्ट में देखिए और फिर इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पूर्वांचल के बैटल ग्राउंड में दिग्गजों का दंगल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। रविवार को यूपी के गाजीपुर, बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभाएं हुई। मऊ में बसपा प्रमुख मायावती, जौनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आजमगढ़ यूपी के मुख्यमंत्री योगी और भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की जनसभाएं हैं। लोकसभा की इन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाजीपुर के यादव बाहुल्य जंगीपुर विधानसभा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में यादव मतदाताओं को साधने की पुरजोर कोशिश की। और केवल यादव बाहुल्य में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे। इस बात का तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इनमें भी 50,000 से अधिक यादव मतदाता जंगीपुर विधानसभा में हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। गाजीपुर और बलिया में जनसभा की और फिर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। गाजीपुर सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता, जंगीपुर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा मतदाता। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज और जौनपुर लोकसभा सीट पर जनसभा की। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आज। तो बता दूं क्या? बताओ तो ध्यान से सुनना। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4। और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। जौनपुर और मछली शहर लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान होना है, लिहाजा छठे और सातवें चरण के चुनाव को लेकर ये सभी दिग्गज मतदाताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर काम करने जा रही है। चुनावी बैठकों के बाद अब एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो रहा है और इसके पीछे क्या है कांग्रेस की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 20 मई को पार्टी के 27 प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस संगठन को धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष 22 और 23 मई को भोपाल में 2 दिन तक युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आज युवाओं को निश्चित तौर पर कार्यशाला के रूप में 21 और 22 को बुलाया गया है। 20 तारीख को हम प्रत्याशियों को और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। मतगणना की रणनीति को अंतिम रूप देना है, किस तरीके से निगरानी रखी जाए, किस तरीके से हमें कानूनी पहलुओं पर मतगणना में काम करना है। युवा जोश और अनुभव दोनों को मिला करके हमारी पार्टी काम कर रही है। आपने देखा जब हम सरकार में आए तो 28 के 28 नौजवानों को हमने कैबिनेट मंत्री बनाया। आने वाले समय में नौजवानों की ज़रूरत है,
ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए हम लगातार अपनी सेकंड लाइन को तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ताकत में युवा आगे आएंगे। 20 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में मतदान को लेकर लोकसभावार रिपोर्ट ली जाएगी और मतगणना की तैयारी पर चर्चा होगी। विधायकों, जिला और ब्लॉक इकाई, बूथ, मंडल और सेक्टर इकाई के साथ अन्य संगठनों की भूमिका के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। सभी से चुनाव प्रचार से लेकर मतदान की स्थिति पूछी जाएगी और कम मतदान पर भी आकलन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने इस बार 29 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इंदौर में अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया था, तो वहीं खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। लिहाजा कल होने वाली बैठक में 27 के 27 प्रत्याशी शामिल होंगे। इलेक्शन के बाद एक्शन में कांग्रेस, 20 मई को बुलाई बड़ी बैठक, मतगणना की तैयारी पर होगी चर्चा, संगठन की भूमिका पर फीडबैक लिया जाएगा, प्रचार से लेकर मतदान तक की जानकारी, कम मतदान पर भी होगी चर्चा। 27 प्रत्याशी बैठक में होंगे शामिल। जब चुनाव में काम करने का समय था तब जीतू पटवारी, उनकी टीम और कांग्रेस के नेता लड़ाई झगड़े में लगे थे, अपने नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने में लगे थे। और अब जब चुनाव समाप्त हो गया है तो एक तरह से काम करने का अभिनय कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति बची है, ना नेतृत्व बचा है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पहचान चुकी है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में ताला लगाना बाकी रह गया है। वहीं 22 और 23 मई को कांग्रेस यूथ विंग की बैठक होगी। एमपी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव हर पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा करेंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह यादव के प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। बैठक में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। युवा कांग्रेस देश में अपनी अलग पहचान बनाए, जो आक्रामक भी हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक, 22 और 23 मई को यूथ विंग की बैठक। प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे शामिल। हर पदाधिकारी से करेंगे 1-to-1 चर्चा, संगठन को मजबूती देने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये दफ्तर सज संवर रहा है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साथ में इसका वास्तु भी देखा जा रहा है, उसमें भी सुधार होना है। लेकिन इसके साथ साथ में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस खुद को संगठित करने जा रही है। 20 तारीख से 20 मई से सिलसिला शुरू होगा बैठकों का। कल जो बैठक होगी उसका जीतू पटवारी नेतृत्व करेंगे और इसमें सीनियर लीडर्स रहने वाले हैं। इसमें तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह भविष्य में रणनीति बनाई जाए, चाहे मतगणना का दिन हो या उसके बाद की स्थितियां हों। इसके साथ साथ में 21 और 22 को युवाओं की बैठक होगी। युवाओं की बैठक में भी भविष्य, क्योंकि युवाओं का ये तय किया जाएगा। और अब जो आक्रामकता भाजपा में रही है मुद्देगत, वही कांग्रेस में भी दिखाई देगी। कांग्रेस लगातार घेरने के मूड में है भाजपा को। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूती देने के लिए अब एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, क्योंकि लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई को होने जा रहा है। 3 चरणों के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश नेताओं को अन्य राज्यों में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। 5वें चरण के चुनाव के बाद अन्य चरणों के लिए भी प्रदेश के नेताओं को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्म होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में 6वें और 7वें चरण को लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। 6वें चरण में 14 सीटों पर, वहीं 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल, महाराष्ट्र, यूपी और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ऐसे में पहले से हिमाचल और यूपी की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं अन्य नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कौन से नेता किस राज्य में मोर्चा संभालने वाले हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। भूपेश बघेल उड़ीसा में भी कर चुके हैं जनसभा। भूपेश को रायबरेली में भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। बिहार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चरणदास महंत ने हरियाणा के बाद उड़ीसा में संभाला है प्रभार। पीसीसी चीफ दीपक बैज 5वें चरण के चुनाव के बाद जाएंगे दिल्ली।
पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हरियाणा के सिरसा में संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस नेताओं के दौरे पर बीजेपी अब तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के नेताओं का दूसरे राज्यों में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसलिए कांग्रेस पर देश के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बाहर प्रचार के लिए जाने का कोई लाभ नहीं होगा कि जो नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सके वो वहां जाकर करेंगे क्या। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा, हमारे नेता दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पार्टी को उनके दौरे से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर देख ले। अभी भी हम लोगों की जानकारी है, बड़े पैमाने पर उड़ीसा में, झारखंड में, आसपास के राज्यों में, वहाँ सभी जगह इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता भेजा है, तो पहले अपने घर को देखे वो लोग। कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग राज्यों में लगातार दौरा हो रहा है। दौरे का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, यह तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दौरे को लेकर बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत गर्म जरूर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ लाउडस्पीकर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए विस्तार न्यूज पर, क्योंकि विस्तार न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।